तो स्वागत है आप लोगों का मैग्नेटिक्स के दूसरे लेक्चर में। आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर पे क्वेश्चंस करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर पे क्वेश्चंस करेंगे कुछ। लेकिन उससे पहले हम लोग L1 का थोड़ा सा रिकॉल कर लें फॉर्मूला। पिछले क्लास में हम लोग सबसे पहला चीज जो डिस्कस किए थे वो था बायट-सैवर्ट्स लॉ। बायट-सैवर्ट्स लॉ याद है आप लोग को? बायट-सैवर्ट्स लॉ क्या था? ये लॉ कहता है कि कोई भी अगर आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है और इस कंडक्टर में अगर एक छोटा सा एलिमेंट लिया जाए, तो बायट-सैवर्ट ने एक कॉन्सेप्ट डिफाइन किया था करंट एलिमेंट का, कि ये जो छोटा सा एलिमेंट इसका लेंथ होगा dl और यहां पर अगर आप एक टेंजेंशियल ड्रॉ कर दें, तो ये हो जाएगा idl। टेंजेंशियल करंट की डायरेक्शन में, करंट ऐसे जा रहा है तो टेंजेंशियल ऐसे ड्रॉ करेंगे, अगर करंट ऐसे आ रहा होता तो टेंजेंशियल नीचे की तरफ होता। तो जो टेंजेंट के अलोंग होगा, इस एलिमेंट पे जो टेंजेंट, किस पर टेंजेंट? इस एलिमेंट पर जो टेंजेंट होगा वो डायरेक्शन इस करंट एलिमेंट का डायरेक्शन बताएगा और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? आइडियल। उसको हम बोलते हैं करंट एलिमेंट वेक्टर। करंट एलिमेंट वेक्टर। और इसकी वजह से अगर यहां पर कोई पॉइंट P है जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो यहां से एक पोजीशन वेक्टर बनाइए जो कि इस करंट एलिमेंट पे उसका टेल हो और उसका हेड कहां पे हो? P पे। उसको पोजीशन वेक्टर R कहते हैं। और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, उसका डायरेक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां पर उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो पहले डायरेक्शन की बात करिए और डायरेक्शन के लिए आप राइट हैंड रूल यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि राइट हैंड के थंब को आप करंट की तरफ ले जाइए और ये जो पाम है इसमें ये कर्ल, इसको कर्ल बोलेंगे, ये ऐसे घूमेगा। थंब ऐसे है तो कर्ल ऐसे घूमेगा। ये थंब ले गए, इस पॉइंट पे टैप टैप हम लोग अंदर बोलेंगे, इसीलिए इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में होगा। इधर के सारे पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में होगा। और अगर हम इधर पूछें तो इधर किसमें होगा? डॉट में। इधर के सारे पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डॉट में होगा। डॉट का मतलब इस प्लेन से बाहर निकलता हुआ और क्रॉस का मतलब इस प्लेन से अंदर जाता हुआ। और ये एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा dB, जिसका वैल्यू कितना होगा? तो म्यू नॉट idl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर बाय r वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब, म्यू नॉट बाय 4। ये फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का किसने दिया? बायट और सैवर्ट। और ये किस फॉर्म में था? वेक्टर फॉर्म में। ये किस फॉर्म में था? वेक्टर फॉर्म में। इसका हम लोग स्केलर फॉर्म भी लिख सकते हैं, और स्केलर फॉर्म में हम लोग क्या लिखेंगे? dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट idl क्रॉस r। a क्रॉस b का आप फॉर्मूला जानते हैं, ab sin थीटा होता है, तो idl इनटू r इनटू sin थीटा। और थीटा क्या होगा? इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे निकालते हैं? तो उनको टेल टू टेल ज्वाइन कर दीजिए। दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे निकालते हैं? टेल टू टेल ज्वाइन कर दीजिए, तब एंगल निकले। तो देखिए आइडियल ऐसे है, पी आर वेक्टर ऐसे है, तो इनका टेल टू टेल तो यहाँ ज्वाइन नहीं है, उनके बीच ये जो वेक्टर होगा इसको हम लोग थीटा कहेंगे, तो ये हो गया साइन थीटा। तो a क्रॉस b में हम लोग देखिए आइडियल sin थीटा इनटू r और डिवाइडेड बाय r क्यूब था, तो उसका r क्यूब का एक r कट गया, इसलिए r स्क्वायर हुआ और ये म्यू नॉट बाय 4 पाई। ये स्केलर फॉर्म में आंसर होता है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। इसके बाद हमने चर्चा ये किया था, इसी के हेल्प से हम लोग एक फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डिराइव किए थे। इसके वजह से फाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड हम लोग डिराइव किए थे कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है और इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट कंसीडर किया जाए, जिस पॉइंट का इसके अपर एंड से एंगल θ1 हो और लोअर एंड से एंगल θ2 हो, लोअर एंड से एंगल θ2 हो, तो इस पॉइंट में पहले मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? तो देखिए थंब ले गए, टैप टैप अंदर, मतलब क्रॉस में होगा,
और कितना होगा ये मैग्नेटिक फील्ड, ये डिराइव किए तुम लोग, म्यू नॉट I बाय 4 पाई r ये डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इनटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ऐसा फॉर्मूला हम लोग ड्राइव किए थे। इसमें एक दो पॉइंट हम लोग और सीखेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉड ऑन पोजीशन। क्या बोलते हैं? ब्रॉड ऑन पोजीशन। तो ब्रॉड ऑन पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड का ये फार्मूला होता है, ठीक है? ये फार्मूला ब्रॉड ऑन पोजीशन का है, मतलब इधर साइड। इधर साइड पूछेंगे तो भी वही होगा, खाली इधर साइड डायरेक्शन किसमें हो जाएगा? डॉट। इधर हमेशा लेके इधर क्रॉस में हुआ, इधर किसमें हो जाएगा? डॉट। तो ब्रॉड ऑन पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है। इधर सारी जगह क्रॉस में होगा, इधर सारी जगह डॉट में होगा। लेकिन ये जो बाउंड्री लाइन है, इस लाइन के सीध में जो एक्सियल पॉइंट आप कह सकते हैं, ये जो एक्सियल पॉइंट है, इस एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। और इस एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। कोई अगर स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो कर रहा है, उसके एक्सियल लाइन पर करंट क्या होता है? जीरो। यहाँ करंट सॉरी मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। यहाँ अगर आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछेंगे जीरो होगा, यहाँ कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। और पूछेंगे सर ऐसा काहे हो जाएगा? तो इसके लिए हम लोग बायट-सावर्त लॉ पे वापस से पहुंचते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर। नो व्हाट इज दिस थीटा? ये थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन आइडियल एंड पोजीशन वेक्टर, आइडियल वेक्टर एंड, यही था ना ये वाला एंगल। अब देखिए अगर ये पॉइंट यहां आ जाए तो ये एंगल घटेगा, ये पॉइंट यहां आ जाए तो और घटेगा, ये पॉइंट अगर इसी आइडियल के सीध में आ जाए तो थीटा कितना हो जाएगा? अगर ये पॉइंट इधर आ जाए एकदम आइडियल के अपोजिट तो थीटा 180। और आप जानते हैं साइन 0 का वैल्यू भी 0 होता है और साइन 180 का वैल्यू भी, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 बन जाएगा। इस बात को वापस यहां समझिए। अगर हम लोग एक करंट एलिमेंट यहां लें, आइडियल एक करंट एलिमेंट हम लोग लें, तो ये देखिए आइडियल इधर की तरफ होगा, और अगर यहां कोई पॉइंट कंसीडर करें, यहां ऊपर या नीचे ये एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, तो यहां से पोजीशन वेक्टर कैसे बनाते हैं? करंट एलिमेंट से उस पॉइंट को मिलाते हैं। तो ये करंट एलिमेंट है, इससे इस पॉइंट को मिलाइए ऐसे, ये बनेगा पोजीशन वेक्टर, बनेगा ना? कितना एंगल दोनों के बीच में? दोनों के बीच में कितना एंगल है? थीटा 0 डिग्री है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 0। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ये डिफरेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग ये डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग ये डिस्कस करते हैं क्या, कि अगर कोई रॉड हो और ये यूनिफॉर्मली चार्ज हो, इस पर चार्ज Q हो, इस रॉड का लेंथ L हो, इस रॉड का लेंथ, तो हम लोग एक टर्म डिफाइन किए थे लैम्डा, और होता था Q/L। और इस रॉड से अगर r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लिया जाए और इस P पॉइंट पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए, तो ये एक्सियल पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? एक्सियल पॉइंट। और एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, इससे दूर इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ये हम लोग डिराइव किए थे, याद है किसी को? इसका फॉर्मूला होता है KQ/R × R+L। मैंने शायद A लिखा था, तो A × A+L। इसको याद रखने हम ऐसे सिखाए थे कि अगर इस रॉड है तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा एक चार्ज है, और उस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो चार्ज की वजह से फॉर्मूला होता है KQ/R², KQ/R²। और R के लिए आप एक बार पहले इस एंड का डिस्टेंस लिख दीजिए तो हो गया R, और दूसरी बार इस एंड का डिस्टेंस लिख दीजिए इस पॉइंट से, तो R+। R² मतलब 2 बार R लिखना है, एक बार इस एंड से डिस्टेंस R, एक बार R+। तो किसी चार्ज रॉड की वजह से एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और ब्रॉड ऑन पोजीशन पे भी होता है। इसका एक फॉर्मूला इसी के जैसा दिखा था, ठीक है, एक Ex दूसरा E।
लेकिन मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पर ये एक पॉइंट पे ध्यान रखना है। इसके बाद इसी में हम लोग एक चर्चा और किए थे कि अगर ये वायर इनफाइनाइट हो जाए, अगर ये वायर इनफाइनाइट हो जाए तो क्या होगा। तो अगर ये वायर है ऐसे और ये वायर इनफाइनाइट लंबा हो जाए, इनफाइनाइट वायर को हम लोग लार्ज वायर कहते हैं। और इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो बहुत लंबा है, इन्फिनिटी जैसा लंबा है, ऐसा कुछ नहीं। वो लंबा है, और लंबा किसके रिस्पेक्ट में है, ये जो पॉइंट P है, इस P का जो डिस्टेंस है R, इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत लंबा है। और ऐसे केस में ये करंट I फ्लो कर रहा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताइए यहाँ किधर होगा। हम ले गए टैप टैप अंदर, सब लोग करिएगा हाथ से। मैग्नेटिक्स में अगर हाथ नहीं चलाइएगा तो नहीं बनेगा। तो इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में, और इधर साइड किसमें होगा, डॉट। ये मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो अब ये θ1 और θ2 है वो कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री। क्यों 90 हो जाएगा, भाई अगर यहां तक रॉड होता तो ये एंगल बनता, अगर रॉड थोड़ा और लंबा हो जाए तो एंगल देखिए और बढ़ जाएगा, ये वाला एंगल बनेगा। पहले ये था एंगल, अब एंगल ये हो जाएगा, और लंबा हो जाए और एंगल बढ़ जाएगा, तो एक समय वो अप्रोक्सीमेटली 90 के आसपास पहुंच जाएगा। और तब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, जो फॉर्मूला था फाइनाइट का, μ0I/4πr इनटू साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, साइन θ1 प्लस साइन θ2 था। और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, ये 2 से कट जाएगा, तो B इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, μ0I/2πr हो जाएगा। ये हम लोग के मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला बन जाएगा लार्ज वायर के लिए, ठीक है। कई बार लार्ज वायर लिखेगा या इनफाइनाइट वायर लिखेगा, बात एक ही होती है। कभी कभी एक टर्म और यूज करते हैं हम लोग, वो होता है सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर, और सेमी इनफाइनाइट में क्या होता है कि एक साइड तो इन्फिनिटी तक गया है और दूसरा एंड उसी पॉइंट पर के एक्सिस के लॉन्ग है जिस पॉइंट पर आप निकालना चाहते हैं, जिस पॉइंट पे आप निकालना चाहते हैं। तो ये आर डिस्टेंस है। इस केस में क्या होगा, करंट ऐसे है मान लीजिए, तो थंब ले गए टैप टैप अंदर की तरफ, मतलब इधर साइड सब में मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, क्रॉस में होगा, अंदर की तरफ जाता हुआ होगा। अंदर की तरफ को माइनस के कैप भी बोलते हैं, और इधर किसमें होगा, डॉट में, इस वायर पे। और यहाँ कितना होगा, तो इस केस में θ1 जो है वो 90 डिग्री है, ऊपर तो 90 डिग्री तक जाएगा एंगल, नीचे कुछ है ही नहीं। देखिए यहां तक अगर वायर होता तो ये आप एंगल कहते हैं। अगर ये वायर छोटा हो जाए तो एंगल और घटेगा, और छोटा हो जाए और घटेगा, इसके अलॉन्ग ही हो जाए तो एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो θ2 इस केस में क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और आप फॉर्मूला लिख दीजिए, तो B इक्वल्स टू क्या मिलेगा हम लोग को, μ0I/4πr sin 90 प्लस sin 0, sin 90 1 होता है, sin 90 1 होता है, प्लस sin 0 0 होता है, तो 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, μ0I/4πr। तो ये कुछ केसेस थे, सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया, इनफाइनाइट वायर हो गया। इसी में एक चर्चा और हम लोग किए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ऐसा ही, और वो था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और अगर कोई फाइनाइट वायर है, अगर कोई फाइनाइट वायर है, तो इस पॉइंट को अगर आप कह रहे हैं कि इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करने पे ये इसके परपेंडिकुलर है और इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। इसका एक डेफिनेशन और याद रखना है, वो ये है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वैसे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जिन पॉइंट्स का इस रॉड के दोनों एंड से, ये एक एंड हुआ, ये इसका दूसरा एंड हुआ, इस एंड से डिस्टेंस लिखे या इस एंड से डिस्टेंस लिखे, डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। तो
तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे नहीं बोलेगा कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इलेक्ट्रिक फील्ड एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऐसा पूछता है कि वैसे पॉइंट पे निकालिए जिस पॉइंट का दोनों एंड से डिस्टेंस क्या है, सेम। समझ रहे हैं? दोनों एंड से डिस्टेंस सेम कौन से पॉइंट का होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले पॉइंट का। तो हम लोग ये डेफिनेशन मैथमेटिक्स का यहां लिख भी लेते हैं कि इट इज लोकस ऑफ पॉइंट्स, it is locus of points which are equidistant from both ends, और ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में ये वाला एंगल जितना है थीटा, ये वाला एंगल भी उतना ही होगा। क्यों? क्योंकि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। अब देखिए ये वाला साइड कॉमन है ना, कॉमन। ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना है, और ये साइड बराबर है, तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, एक जैसे होंगे, इसलिए एंगल थीटा भी बराबर होगा। अगर आप कॉन्ग्रुएंसी भूल गए हैं, सर ये क्या बोल रहे हैं, मेडिकल वाले बच्चों लोग जनरली भूल जाते हैं, तो हम उनके लिए ऐसे समझा रहे हैं कि आप यहाँ से tan थीटा क्या लिखेंगे, दिस लेंथ बाय r, और यहाँ से भी tan थीटा क्या लिखेंगे, दिस लेंथ बाय r। तो दोनों लेंथ तो बराबर है, r भी सेम है, तो दोनों एंगल सेम होगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आप लिखना चाहेंगे, किधर होगा? सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे किधर होगा? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में, हम ले गए क्रॉस में, और कितना होगा? म्यू नॉट I बाय 4 पाई r इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा? 2 साइन थीटा। तो ये 2 से 4 कट जाएगा, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट I साइन थीटा बाय 2 पाई r। और आपको याद है ना, ये म्यू नॉट किसको बोलते हैं? म्यू नॉट किसको बोलते हैं? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को बोलते हैं। कई बार इसको एब्सोल्यूट टर्म लिखा जाता है क्योंकि म्यू नॉट है, इसलिए बोलते हैं एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। और एक इसका परमिएबिलिटी है, ये एयर का है, फॉर एयर है ये, और इसका वैल्यू कितना होता है? म्यू नॉट का वैल्यू लिखे थे पिछले क्लास में, 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये इसका यूनिट होता है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये इसका यूनिट। कहां से आई ये यूनिट? तो इसी बायट-सैवर्ट लॉ से आई, यहां से भी आप देख सकते हो। देखिए इस म्यू नॉट का यूनिट लिखना है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, 2 पाई का तो कोई यूनिट नहीं, r का हो गया मीटर, तो ये हो गया टेस्ला मीटर, और म्यू नॉट का निकालना है, साइन थीटा का तो कुछ है नहीं, करंट का हो गया एम्पियर, तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर, वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 होता है। म्यू नॉट बाय 4 पाई 10 टू पावर -7 होता है। तो ये तो मैंने लिखा कि म्यू नॉट का वैल्यू है, म्यू नॉट का वैल्यू कितना है? 10 टू पावर -7 इंटू 4 पाई। अगर 4 पाई इधर भेज दे तो म्यू नॉट बाय 4 पाई कितना होता है? तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि म्यू नॉट बाय 4 पाई 10 टू पावर -7। इन कुछ फार्मूलों पर आज हम लोग अभ्यास करेंगे। पहले आप इन फार्मूलों को लिखिए, फिर हम लोग अभ्यास के संबंध करेंगे। चलिए कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि एक इस तरह से वायर है, ये फाइनाइट वायर दिख रहा है आपको, और इधर से करंट आ रहा है, एक दूसरा वायर है यहां से, और ये करंट ऐसे आया फिर ऐसे चला गया, ठीक है, ये सिस्टम दिया हुआ है। इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहां पर, और इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहां पर एक पॉइंट P है, और हमें इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, और इस पॉइंट P का इसको प्रोड्यूस करने के लिए, जो सीधा सीधा वायर है ये वाला वायर, इसको प्रोड्यूस करने पर यहां और इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, ये परपेंडिकुलर लेंथ A है, ये परपेंडिकुलर लेंथ कितना है? A। इस लाइन के साथ इसको इस लाइन का एंगल, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, और ये वाला एंगल 60 डिग्री। अभी बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आपको लग रहा होगा। सबसे पहले तो इसमें 3 यूनिट हैं, 3 हिस्से हैं इस वायर के। पहला हिस्सा A है, दूसरा हिस्सा B है, और ये तीसरा हिस्सा C है। सबसे पहले इस A हिस्से को देखिए, और इस A हिस्से के अलोंग ही ये पॉइंट है,
तो क्या इस पॉइंट पर ये ए वाला हिस्सा कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए इस ए वाले हिस्से की वजह से यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, इस वाले हिस्से की वजह से भी यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। मतलब जो भी होगा वो इस वाले हिस्से की वजह से होगा जिसमें करंट इधर फ्लो कर रहा है थंब, तो टैप टैप अंदर, मतलब यहाँ पे इस रीजन में सारे जगह मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में होगा। अब इस डायग्राम को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वर्जन में दिखा रहे हैं आपको। तो बेसिकली सवाल ये है कि ये एक फाइनाइट वायर है जिसके वजह से इस पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है, और इस पॉइंट P का अपर एंड के साथ, अपर एंड से मिलाने पर रेफरेंस लाइन के साथ, रेफरेंस लाइन, ये जो लाइन होता है इसको रेफरेंस लाइन कहते हैं। रेफरेंस लाइन क्या है? तो एक बार वापस से चलिए हम लोग पीछे चलते हैं। हम लोग ये डायग्राम डिस्कस किया, हमें इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता था। तो P पॉइंट से जिस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस P पॉइंट से इस वायर पे ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर, इस वायर पे ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर, ये जो लाइन है उसको कहते हैं रेफरेंस लाइन। और रेफरेंस लाइन से जो अपर एंड का एंगल होता है उसको θ1 कहते हैं, रेफरेंस लाइन से लोअर एंड के एंगल को θ2 कहते हैं। अब इस θ1 θ2 को याद रखना है कि θ1 क्या है? रेफरेंस लाइन से अपर एंड का एंगल जो कि ऊपर होता है, जो कि, और θ2 क्या है? रेफरेंस लाइन से लोअर एंड का एंगल जो कि नीचे होता है। ऐसा हम लोग फॉर्मूला में लिखे हैं। अगर इसमें थोड़ा सा भी चेंजेस हुआ तो फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए रेफरेंस लाइन हो गया इस पॉइंट P से इस वायर पे परपेंडिकुलर, इस वायर पे, भाई इस वायर पे परपेंडिकुलर आप कैसे बनाएंगे? आप यहां से इस पे ऐसे परपेंडिकुलर तो बना नहीं सकते, इसको प्रोड्यूस ही करना पड़ेगा तभी परपेंडिकुलर बनेगा। और इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेफरेंस। इस रेफरेंस लाइन से इस अपर एंड का एंगल, ये देखिए अपर एंड है, इसका एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। और इसे हम लोग θ1 कहते हैं। रेफरेंस लाइन से अपर एंड के एंगल क्या बोलते हैं? θ1। तो θ1 कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। लेकिन जो अपर एंड का एंगल होता है θ1, वो रेफरेंस लाइन से कहां होता है? यहाँ पे वो नीचे हो गया, यहाँ पे वो उल्टा हो गया, इसलिए ये इसको माइनस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बस यही फर्क होगा, ठीक है, ध्यान रखना। फिर ये रेफरेंस लाइन है, इस पॉइंट से लोअर एंड का एंगल, ये देखिए, और ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? ये एंगल है 60 डिग्री। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो θ2 चलिए, इसी को θ2 बोलते हैं। θ2 क्या होता है? रेफरेंस लाइन से लोअर एंड का एंगल जो नीचे ही होता है, जो नीचे होता है, रेफरेंस लाइन के नीचे ही था वो एंगल, और यहां भी वो नीचे ही है। तो नीचे ही है इसलिए क्या लिखेंगे? +60। जो जहां होता था हमारे फॉर्मूले में अगर वही है तो प्लस लिखेंगे, अगर उल्टा पुल्टा हो गया तो माइनस लिखा देंगे। अब फॉर्मूला लिख दीजिए। अच्छा एक चीज और, फॉर्मूला में ये जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था μ0I/4πr। और r क्या होता है? r होता है जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उस पॉइंट से उस वायर पे ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर यही है, यही वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और इस डिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ इस क्वेश्चन में? a। तो r की जगह a हो। और फॉर्मूला में क्या होता था? sin θ1 प्लस sin θ2। ये फॉर्मूला होगा, यही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन θ1 θ2 और r क्या होगा ये समझने की बात थी। तो लिख दीजिए μ0I/4πa sin -30, sin -30 प्लस sin 60। sin -30, sin में माइनस बाहर आ जाता है और sin 30 का वैल्यू हाफ होता है, और sin 60 √3/2 होता है। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा? μ0I/4πa sin -30 हो गया हाफ, प्लस sin 60 कितना हो गया? √3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, और डायरेक्शन किधर था? क्रॉस में, तो आप -k कैप भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में, ये मैग्नेटिक फील्ड हमने लिख दिया। ठीक है, एक सवाल और करते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि आपको इस O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, इस O पॉइंट पर, और ऐसे सिस्टम दिए हुए हैं। क्या सिस्टम है?
तो देखिए बहुत लंबा सा वायर ऐसे आया, इसमें करंट फ्लो ऐसे कर रहा है, एस पर पहुंचा और फिर ऐसे चला गया, ठीक है। फिर एक बहुत लंबा सा वायर ऊपर से आया यहां से और फिर ऐसे चला गया। हमें कहां बताना है मैग्नेटिक फील्ड? हमें इस पॉइंट ओ पर बताना है, हमें इस ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, ठीक। तो जरा गौर से देखिए, सबसे पहले ये वाला सेक्शन, ये जो सेक्शन है इसी के सीध में ये पॉइंट होगा, मतलब इस वाले वायर के लिए पॉइंट कैसा पॉइंट हो गया? एक्सियल पॉइंट। इसके वजह से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, इतने पार्ट की वजह से। सिमिलरली इतने पार्ट की वजह से भी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके वजह से होगा, जो कि एक सेमी इनफाइनाइट वायर है इस पॉइंट के लिए। देखिए इस एंड पे यहां पे खत्म हो गया ये वायर और इधर साइड इन्फिनिटी तक गया है, तो ये वाला वायर इस पॉइंट के लिए कैसा वायर जैसा बिहेव करेगा? सेमी इनफाइनाइट वायर। उस तरह ये वाला वायर भी इस पॉइंट के लिए कैसा बिहेव करेगा? सेमी इनफाइनाइट वायर जैसा, ठीक है। इधर इन्फिनिटी तक है, इधर तो यहीं पे खत्म हो गया। तो ये दो सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से आपको ओ पॉइंट पे निकालना है। पहले इसके वजह से हम लोग डायरेक्शन देखते हैं। देखिए थंब ले गए, टैप टैप अंदर, मतलब इधर के सारे रीजन में इसके वजह से क्रॉस में होगा, और ये पॉइंट भी इधर के रीजन में, ये पॉइंट भी इस वायर के किधर रीजन में? राइट साइड में है। देखिए थंब ले गए, टैप टैप अंदर, मतलब इधर के साइड, इस वायर के ने इस प्लेन को दो भाग में बांटा है, इस वायर के इधर वाला प्लेन, दूसरा इस वायर के इधर वाला, ये वाला। तो इस वायर के इधर सारे रीजन में क्रॉस में होगा, तो यहां पर भी क्रॉस में होगा, तो इसके वजह से क्रॉस में होगा मैग्नेटिक फील्ड। और कितना होगा? इसको हम लोग 1 कह देते हैं, तो B1 म्यू नॉट I बाय 4 पाई R, 4 पाई R, इस डिस्टेंस को हम लोग R लिख देते हैं। ये फॉर्मूला होता है सेमी इनफाइनाइट की वजह से म्यू नॉट I बाय 4 पाई R, एक साइन 90 होता था, दूसरा साइन 0 होता था, तो 1 आता था। इसकी वजह से करंट नीचे जा रहा है, तो आपको थंब नीचे ले जाना है, ऐसे थंब नीचे ले गए। अब टैप टैप अंदर, मतलब इस वायर की वजह से इधर के सारे रीजन में क्रॉस में होगा और इधर के सारे रीजन में डॉट पे होगा। इस वायर के लिए ये पॉइंट भी इधर के रीजन में है, देखिए, मतलब इस वायर की वजह से भी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में होगा। तो ये सेकंड वायर जो है, तो B1 की वजह से भी क्रॉस में है और B2 के वजह से भी क्रॉस में, म्यू नॉट I बाय, ये डिस्टेंस भी R ही है, दोनों बराबर है, OS और OR बराबर है, 0.2 मीटर दिया हुआ, इसको हम लोग R कह रहे हैं। तो ये 4 पाई R, ये B2 हो गया, दोनों का डायरेक्शन सेम है, क्रॉस। आप क्रॉस भी लिख सकते हो, अगर आपको सुविधा हो तो आप ऐसे लिख दिया करो, म्यू नॉट I बाय 4 पाई R, ये माइनस के क्या, और ये भी म्यू नॉट I बाय 4 पाई R माइनस के क्या। और आपको नेट निकालना है तो नेट लिख दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए सीधा सीधा, तो म्यू नॉट I बाय 4 पाई R कॉमन हो जाएगा, माइनस के भी कॉमन हो जाएगा, यहां बचेगा 1 + 1 2, 1 + 1 ऐड होकर कितना हो गया 2, और सारा वैल्यू दिया हुआ है, I लेना है कितना, R लेना है कितना, वो सब दिया हुआ है, तो सब पुट कर दीजिए। म्यू नॉट बाय 4 पाई, इसका वैल्यू तुम लोग सीखिए कितना होता है, 10 टू द पावर -7, I का वैल्यू हो गया 10, नीचे बचा R का वैल्यू कितना है 0.2, मतलब 2 × 10 टू द पावर -2 लेना है आपको, इनटू ये वाला 2 और बाकी माइनस के, तो इस 2 से ये 2 गया, ये 10 × 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -6 होगा, और 10 टू द पावर -2 से करेंगे तो 10 टू द पावर -4 माइनस के कैप में कितना टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, ठीक है। एक सवाल हम लोग और करते हैं, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सब सवाल HC वर्मा से उठाए गए। सवाल ये है कि टू स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हैं जो कि पैरेलल है एक दूसरे के, ये आपके डायग्राम में दिखाया गया है। ये वायर डॉट से दिखाया गया, मतलब ये वायर देखो ऐसे निकला हुआ है, ऐसे ही पूरा वायर है, और इसके बगल में दूसरा वायर है, मतलब ये दो ऐसे वायर हैं, ये दो ऐसे वायर हैं, और इन दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है एंड 0.1 मीटर अपार्ट। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 0.1 मीटर, ये 0.1 मीटर।
and carrying 10 ampere current each is shown in the figure. Find magnetic field at a point. आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है एक ऐसे पॉइंट पर जो कि 0.1 मीटर की दूरी पर है. कहां से? फ्रॉम बोथ वायर. दोनों वायर से 0.1 मीटर की दूरी पर. मतलब यहां से भी 0.1 मीटर की दूरी पर है और इससे भी 0.1 मीटर की दूरी पर. तो ऐसा पॉइंट कहीं यहां होगा. बीच में तो हो नहीं सकता, क्योंकि बीच में अगर पॉइंट लेंगे तो इससे ये पूरा डिस्टेंस 0.1 मीटर है, तो ये डिस्टेंस 0.1 से छोटा हो जाएगा. समझ रहे? तो यहां कहीं पॉइंट होगा जिसका यहां से भी डिस्टेंस कितना है? 0.1 मीटर है और यहां से भी कितना है? 0.1 मीटर है. आपको इसी पॉइंट पे, इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है. और कंडीशन ये है कि पहले केस में करंट जो है सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब इसमें भी डॉट में, इसमें भी डॉट में. और दूसरे केस में करंट अपोजिट है, मतलब इसमें तो डॉट में है लेकिन इसमें किस में है? क्रॉस में. तो दो केसेस हैं. हम लोग दोनों केसेस पे चर्चा करते हैं. तो एक केस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. पहले पार्ट में ये डॉट में है करंट और इधर वाला भी डॉट में है. अभी हम उधर वाले को दिखा नहीं रहे, अभी हम उधर वाले को नहीं दिखा रहे आपकी सिंपलिसिटी के लिए. और हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जो कि यहां से कितनी दूरी पर है? 0.1 मीटर. अब सोचिएगा ध्यान से, ये वायर ऐसे है ना, तो थंब ले गए, कर्ल ऐसे घूमेगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घूम. तो आप चाहो तो कर्ल घुमा भी लो, ऐसे घुमाएंगे, हम घुमा भी लेते हैं, बाद में मिटा देंगे. ये देखिए ऐसे घूमेगा कर्ल. इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? टेंजेंशियल ऐसे. मैंने आपको कहा था कि रेडियस के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता. तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आप लोग सीख गए कैसे निकालना है. तो ये वाला मिटा दे रहा है, ये पॉइंट P था हमारा. तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा P. और कितना होगा? तो इनफाइनाइट वायर है, तो बहुत लॉन्ग सा वायर है. कैसा वायर है? लॉन्ग सा वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है. इसके वजह से हम यहां पूछ रहे हैं. तो आप मैग्नेटिक फील्ड तो बता दिया ऐसे होगा. और कितना होगा इस B का वैल्यू? वो हम लोग निकाल सकते हैं μ0 I by 2 pi r. μ0 I by 2 pi r. μ0 का वैल्यू कितना हो गया? 4 pi into 10 to the power minus 7. करंट दिया हुआ है 10. देखिए करंट कितना फ्लो कर रहा था? 10. और कितना दूरी पे निकालना था? R, वो भी दिया हुआ था 0.1 मीटर. तो μ0 का लिख दी वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई और R का वैल्यू 0.1. ये सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा? 2 पाई से ये 2 पाई लिखा हुआ था, 2 पाई से 4 पाई दो बार में कट गया. 0.1 ऊपर गया तो 10 बन गया, 10 गुना 10 100 हो गया, मतलब 10 का पावर 2 हो गया. तो ये हो गया 2 into 10 का पावर -5 टेस्ला. इधर और एक दूसरा वायर भी था हम लोग का, वो कहीं यहाँ था और इसमें भी सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है. तो इसकी वजह से बनाएंगे तो ऐसा बनेगा. ठीक है, हम ऐसे ले गए, कर्ल ऐसे घूमेगा, घूमेगा ना. बोलो, इसके वजह से भी हम लोग को इस पॉइंट पे निकालना होगा. तो इस पॉइंट पे किधर की तरफ होगा? कर्ल घुमाइए, देखिए ऐसे घूमेगा कर्ल. इस पॉइंट पे रेडियस के परपेंडिकुलर, ऐसे रेडियस के परपेंडिकुलर. ठीक है. अब ये लाइन सर ऐसे होगा या इसी लाइन में होगा, कैसे पता चला आपको? क्या पूछ सकते हैं. तो देखिए इस बात का जवाब हम दे रहे हैं आपसे. ये लाइन कैसे होगा अभी हम नहीं बता रहे, क्योंकि आप ये डिसाइड नहीं कर सकते किधर होगा. लेकिन एग्जैक्ट कैसे होगा वो देखिए कैसे सोचेंगे. ये 0.1 मीटर है, ये भी 0.1 मीटर है, ये भी 0.1 मीटर है. मतलब ये कैसा ट्रायंगल है? मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया. अच्छा, ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री. इस रेडियस से परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड था. ठीक, इस रेडियस के परपेंडिकुलर में वाला मैग्नेटिक फील्ड. अब आप जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं वो इस बार के वैसे बना रहे हैं. थंब ऐसे, कर्ल ऐसे घुमा तो ये वाला रेडियस बना इसके परपेंडिकुलर. मतलब यहां वाले वायर से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए होना चाहिए. मैं अलग कलर से दिखाता हूं. ये मैग्नेटिक फील्ड अलग कलर से है, ये रेडियस है इससे परपेंडिकुलर, तो 60 डिग्री यही वाला है. तो ये कुछ ऐसे बनेगा. हम भी गलत बनाए, इधर पहले नहीं होगा, इधर होगा.
क्योंकि यहां तक तो 60 डिग्री एंगल ही है और हमें कितना बनाना है इस वायर से 90 डिग्री पर। ये मैग्नेटिक फील्ड, बाकी सब डिस्टेंस करंट वगैरह तो सेम ही है। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये डायग्राम क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल एग्जैक्ट नहीं बना इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, तो एग्जैक्ट मैं फिर से यहाँ डायग्राम थोड़ा सा फिर से बना रहा हूँ ताकि आप समझ पाए। ये एक वायर ऐसे होगा, ठीक है, ये दोनों वायर, ये वायर और ये वाला वायर, और जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग दिखा रहे हैं वो कुछ ऐसे होगा। पहला वाला इस वाले के परपेंडिकुलर, कुछ ऐसे, ठीक, और दूसरा वाला जो होगा वो इस वाले के परपेंडिकुलर, कुछ ऐसे। समझ रहे हैं? दोनों अलग अलग तरह से। ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री है, और ये वाला जो एंगल है वो, अरे यार, ये वाला जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री है, कितना है, और ये पूरा 90 है तो ये वाला एंगल कितना होगा 30 डिग्री। यहां से गलती हो गई, 60 डिग्री ये वाला एंगल है, यहां तक ये पूरा एंगल है 60 डिग्री, है ना? तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक साइड, ये दूसरा साइड है, तो पूरा एंगल 60 डिग्री हुआ ना। अब सुनिएगा, मुझे इस वाले मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट लिखना है, इसका वैल्यू b है, मुझे इसका कंपोनेंट लिखना है, मुझे इस वाले मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट लिखना है वर्टिकल में, वर्टिकल में। तो वर्टिकल से एंगल चलिए, ये एंगल हो गया 30, मुझे इतना एंगल और चलना पड़ेगा, ये वाला एंगल, ये पूरा का पूरा एंगल 60 डिग्री है, तो वर्टिकल से ये वाला एंगल कितना होगा 30। इक्विलैटरल ट्रायंगल में वर्टिकल ये है, पूरा एंगल 60 है, तो ये वाला कितना होगा 30। तो इस b का इधर की तरफ कितना पूरा एंगल हो गया 60, तो इस b का वर्टिकल के साथ कंपोनेंट कितना हो गया b cos 60, और इस b का इधर की तरफ कितना हो जाएगा b sin 60। ये बात ध्यान में रखना, थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाला चीज है, ठीक है, यहाँ पे कंपोनेंट बदलना समझने वाला चीज है। अब ये चलिए दूसरा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैंने ग्रीन से दिखाया था, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, चलिए इसके दो कंपोनेंट। तो देखिए ये जो ऐसे गया था रेडियस और उसके ये परपेंडिकुलर लाइन था कि नहीं, बोलो, मतलब ये वाला एंगल पूरा 90 डिग्री था, ये नीचे वाला इतना वाला एंगल कितना था 30, ये 30 है ना, इसे वर्टिकल से एक साइड का एंगल 30, ये 90 तो हो गया 120, ये कितना हो गया 60, क्योंकि पूरा स्ट्रेट लाइन को 180 डिग्री का एंगल बनना है। तो इस b के दो कंपोनेंट हो गए, ऊपर की तरफ b cos 60 और इधर की तरफ b sin 60, ये वाले दोनों कैंसिल आउट हो गए क्योंकि दोनों अपोजिट में हैं और इक्वल है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा 2b sin 60। आप sin 60 की वैल्यू जानते हैं √3/2, 2 तो जानते हैं, और b हम लोग पीछे निकालेंगे, इसको रख देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। और दूसरा केस में क्या है, क्रॉस में है, एक डॉट में है दूसरा क्रॉस में है, तो मैग्नेटिक फील्ड उसी हिसाब से चेंज कर जाएगा। देखिए एक डॉट में रहेगा और दूसरा क्रॉस में हो जाएगा, और इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो डॉट में थंब लेगा, इधर कर्ल ऐसे घूमेगा तो यहां पर इस वाले के परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक, और इस बार ये क्रॉस में है, थंब ऐसे लेके कर्ल ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा का मतलब इस रेडियस के परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, इस वाले रेडियस के परपेंडिकुलर। इस बार थोड़ा आसान दिखेगा आपको, ठीक है। फिर से देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाइए, ये वर्टिकल लाइन हो गया, तो इस बार थोड़ा आसान दिखेगा आपको। ये 90 डिग्री है, ये वाला 30 डिग्री है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और सेम चीज यहां पे, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला कितना दिखेगा आपको 60 डिग्री। तो इस बार आप मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं। ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड, इसका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा b cos 60, ऊपर की तरफ कितना होगा b cos 60 होगा ना जी, और इधर की तरफ b sin 60।
और इस वाले b का भी 2 कंपोनेंट होगा, ऊपर की तरफ b cos 60, इधर की तरफ, इस बार ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और नेट ऊपर की तरफ होगा, कितना हुआ b cos 60, 2b cos 60, और किधर की तरफ आया j कैंसिल। बाकी वैल्यूज तो पता ही, cos 60 हाफ होता है, 2 है, b तो पहले निकाल ही चुके हैं, और ये कितना आया था 2b sin 60, किधर में, इधर में आया था माइनस आई कैप, तो डायरेक्शन का भी ध्यान रखना, ठीक है। इन कुछ सवालों के साथ हम लोग आज का लेक्चर समाप्त करते हैं, कुछ और प्रश्नों का अभ्यास करेंगे हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।